जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू कैडेट क्लासरूम। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ हम हर टॉपिक को जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाने वाले हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम में ट्राई करूँगी कि आपके कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में मैं क्या करवाऊँगी। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमें क्यों नीड पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, क्यों, क्या, कैसे, कब बनाया, किसने बनाया, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बोली थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेयरली अ डॉक्यूमेंट एज, इट इज द व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा कोर्स रहेगा उसका रोड मैप क्या रहेगा। पहले बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, फिर प्रीएम्बल, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर DPSP, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद यहाँ तक आपकी हो चुकी है पूरी पॉलिटी। उसके बाद हम करेंगे PYQ, रिवीजन एंड फाइनल रिवीजन। उसके बाद देख लेते हैं कि पॉलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने देखा कि NDA 1 2026 में जो पॉलिटी की वेटेज थी वो बढ़ गई है। मतलब अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि UPSC पॉलिटी से कम क्वेश्चंस देगा या ज़्यादा क्वेश्चंस देगा। सक्सेस का फॉर्मूला, सेट गोल, टाइम टेबल, मॉक टेस्ट एंड नेवर गिव अप। उसके बाद जो बहुत सारे NDA एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि उनका डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, उनका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो इस चैनल पे जो हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा स्कोर होना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं कि 500 प्लस हमारा गोल रहेगा। ट्राई करेंगे कि इससे ऊपर चला जाए बट इससे कम हमें नहीं लेके आने। तो देख लेते हैं, ये टाइम टेबल है, ये आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैथ, TAT, साइंस, इंग्लिश को देने वाले हैं। फिर ये कुछ स्टडी टिप्स हैं कि रेगुलर मूव दो, डेली टू डू लिस्ट बनाओ, कंसिस्टेंट रहो। डेली चाहे तुम आधा घंटा पढ़ो बट ये नहीं है किसी भी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दो। मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, रनिंग करो, कोई स्पोर्ट्स करो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, सोशल मीडिया नहीं देखना, स्कीपिंग मॉक टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं NDA एस्पिरेंट्स। उसके बाद इरेगुलर स्लीप या अनहेल्दी हैबिट्स बिल्कुल छोड़ दो जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं आता। उसके बाद वीकली प्लान क्या होगा, हम 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे और स्टडी करेंगे और एक दिन बैठ के मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट पार्ट टेस्ट में मैं अवेलेबल करवा दूँगी अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी, ये सब कुछ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया, ये सब कुछ हमें करना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं। फिर प्रीएम्बल, यूनिट एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, सैलिएंट फीचर्स इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ये सब कुछ जो है ये तुम्हारे सारे चैप्टर्स के नेम हैं जो हम कवर करने वाले हैं। रिवीजन का फ्लो तुम यहाँ देख सकते हो क्या है। अब अगला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आई ही क्यों, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्या है, ब्रिटिश रूल। जो हमारा इंडिया था, जो हमारा प्यारा इंडिया था, उस पर ब्रिटिश रूल करती थी। वो अपने पावर के बेस पे वो आई थी, वो लोगों के लिए नहीं आई थी। पहले वो क्यों आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आई थी यहाँ पे, बट बाद में उसने क्या किया, यहाँ पे रूल कर दिया। उसने क्या करा था, उसने क्या चीज़ देखी जो उसने रूल करा, उसने करा था रूल एंड डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल को उसने फॉलो किया कि पहले हम इंडियंस को डिवाइड करेंगे और फिर हम यहाँ पे रूल करेंगे। इंडिया वॉज रूल्ड अंडर ब्रिटिश लॉज, देयर बेनिफिट्स नॉट आर्स। जो हमारे इंडिया में रूल्स फॉलो होते थे वो ब्रिटिश लॉज फॉलो होते थे, जो उनके बेनिफिट्स के लिए थे, हमारे बेनिफिट्स के लिए नहीं थे। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे,
इंडियंस हैड नो से इन लॉ मेकिंग, हमारा कोई रोल नहीं था। देयरफॉर वी नीडेड आवर ओन सेट्स मेड फॉर आवर पीपल, तब इंडियंस ने डिसाइड किया था कि हम अपने इंडिया के लिए, हम इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके बाद सेकंड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर वॉज नीडेड, अ सिंगल नेशन, कॉमन आइडेंटिटी। इंडिया में 140 करोड़ प्लस पीपल हैं और अब तुम देख सकते हो कि कितने सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, कितने रिलीजन्स हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, मतलब सब लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। तब तुम खुद देखो कि कितना मुश्किल टास्क होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और इन सब को सेटिस्फिकेशन मिलनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज सच अ बिग टास्क एट दैट टाइम। नेक्स्ट है कि एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वल एंड फ्रेटर्निटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो इन सब को क्या करे, जस्टिफाई करे, सेटिस्फिकेशन दे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, डेवलपमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन आए और ये सारी चीज़ें भी आए। उसके बाद टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। अंडर ब्रिटिश रूल देयर वाज arbitrariness and discrimination. We need a constitution to establish rule of law, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये कुछ पावर्स थे, मिसयूज ना हो पावर्स का, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी नीड पड़ी। नेक्स्ट है टू सिक्योर आवर फ्रीडम एंड सोवरेनिटी। जैसे जब हमारे ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में, तब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, तो वो आए और उन्होंने हमारी जो फ्रीडम थी वो सब छीन ली थी। तो हमने ये इंश्योर किया कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसे ब्रिटिश या कोई भी बाहर से ना आए जो ऐसे रूल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है टू मेक अमेंडमेंट्स एज पर चेंजिंग नीड। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डाइवर्स कल्चर है, एडजस्ट होना चाहिए जैसे जैसे टाइम बदलता है या फिर जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज होती हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ प्रोविजन टू अमेंड इट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें प्रोविजन देता है कि हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, मतलब कि हमें पावर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से हम हटा सकते हैं। अब आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ रूल्स, इट इज अ सोल ऑफ द नेशन। ये बहुत प्यारी लाइन है अगर हम कहें तो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मोटो क्या था कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू योर राइट्स, फुलफिल योर ड्यूटीज एंड बिल्ड योर नेशन। आगे अब हम पढ़ते हैं नोट्स से। ठीक है, ये नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी, बट पहले यहाँ से समझना शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से आ रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, पंचायती राज सिस्टम, डीपीएसपी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर साल आ ही रहे हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, इट लेज डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क। ये कुछ इतना खास है नहीं। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की हुई जो मैंने तुम्हें बता दिया, बेसिक रूल, अवॉइड मिसयूज, प्रोटेक्ट राइट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी गारंटीज राइट टू सिटीजन्स करता है, ये लेज द फाउंडेशन ऑफ जस्ट एंड फॉर अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। सुप्रीम लॉ एस्टैब्लिश अ फेडरल, ये फेडरल सिस्टम को करता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल, ये मैं तुम्हें ऊपर दिखाती हूँ। मैंने इन शॉर्ट इन सबको लिखा था, इसके सेलिएंट फीचर्स थे ये। लेंथिएस्ट रिटन है, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि तुम एक ही टाइम पे दो कंट्रीज के सिटीजन नहीं हो सकते, तुम बस एक ही के हो सकते हो। इंडिपेंडेंट जुडिशली, ये फिर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। डीपीएसपी, सेक्युलर स्टेट, सोशलिस्ट पैटर्न, रूल ऑफ लॉ एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज।
अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। ये एक क्वेश्चन है फिर इसी से रिलेटेड कि कौन सा फंक्शन नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कंडीशन देता है टू डिक्लाइन द पावर ऑफ ऑर्गन्स, ये भी देता है, टू गारंटी सेट ऑफ राइट्स, ये भी देता है, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन, ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इट्स स्पेसिफाई द सुप्रीमी ऑफ जुडिशरी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स भी है, स्पेसिफाइज पावर ऑफ गवर्नमेंट भी है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्केड्यूल्स में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या आता है कि अगर मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि ये स्टेट और टेरिटोरियल के नेम्स, उनकी बाउंड्रीज, किसको एक्सटेंड करना है, किसको क्या बनाना है, स्टेट बनाना है, कैपिटल बनाना है, वो सब हमारा फर्स्ट स्केड्यूल में गिवन है। फिलहाल हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास 8 यूटी हैं। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन सब की सैलरी कितनी होगी, इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे हमारी जो पावर्स होती है जैसे आईएएस है, आईपीएस है, प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है, उसके बाद जजेस हैं, चेयरमैन है, डिप्टी कमिश्नर हैं, लेजिस्लेटिव स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर्स हैं, तो इन सब को की जो भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस है वो सब सेकंड में गिवन है। थर्ड देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में क्या है कि इट जो भी ओथ लेते हैं ना, जैसे मान लो अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो भी ओथ लेगा, पार्लियामेंट में कोई मेंबर बनवा लेता है वो भी ओथ लेता है, तो वो सब ओथ लेंगे किसके अंदर लेंगे, शेड्यूल 3 के अंदर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है वो है एलोकेशन ऑफ स्केल्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स ऑफ द यूटीज। स्केल्स नहीं सीट्स हैं कि जितनी भी राज्यसभा और यूटीज में सीट होंगी वो फोर्थ करता है। फिर फिफ्थ में क्या है, प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ना हमारे कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है ना वो सब कौन किसके अंदर आता है, फिफ्थ के अंदर आता है। उसके बाद सिक्स्थ में क्या है, ट्राइबल जो एरियाज हैं हमारे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है, 6 के अंदर आता है। 7th में जितनी भी पावर का डिवीजन होता है 3 लिस्ट के अंदर, वो किसके अंदर आता है, 7th। लिस्ट क्या है, लिस्ट जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पहला है स्टेट, जो स्टेट के अंदर आती है, जितने भी स्टेट में होता है वो स्टेट लेगी। उसके बाद आता है एक यूनियन, यूनियन जिसके सारे कौन लेता है, सेंटर लेता है। तीसरी है हमारे पास कंकरेंट, कंकरेंट के कौन लेता है, स्टेट और यूनियन, ये दोनों मिला के डिसीजंस लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि इन लिस्ट में क्या क्या आता है। उसके बाद 8th क्या है हमारे पास कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज थी, पहली बात तो देखो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, बट हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमारी कोई भी ऑफिशियल, नो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को लिखा गया है, वो ये नीचे दे रखी है कौन कौन सी है, वो है जैसे हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, बंगाली, असामीज, मेघालय, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। तो पहले हमारी कितनी थी, 14 थी, बट नाउ वी हैव 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास 9th में हम सिंपली क्या पढ़ते हैं, 9th जो इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताती हूँ कि 9th में क्या कहते हैं। 9th क्या कहता है, इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसमें सिंपली क्या करा था, इसमें जो जमींदारी सिस्टम था ना, पहले जमींदारी सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में
इसमें बताया गया है। फिर इसका जो केस आता है वो इम्पोर्टेंट है, एल आर कोयलो वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के साथ था ये, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे किसके था ये, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कौन से ईयर में करा था, ये हुआ था केस 24 अप्रैल 1973 को ये सब्जेक्ट किया गया था। जो ये केस था ना, ये तो हुआ था, इस केस की डेट है हमारे पास 24 अप्रैल 2007, ये इस केस की हमारे पास डेट है। उसके बाद जो ये था कोर्ट रूल दैट लॉज प्लेस 9, उसके बाद हमने उससे पहले अप्रैल 24 1973 के बाद हमने इसको ऐड कर दिया था। उसके बाद 10th क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है कि विच वॉज एडेड बाई 52 कौन, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है सारे, ये हमें याद करनी चाहिए, पेपर में आ जाते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में ऐड किया गया था। फिर 11th है, 11th क्या करता है कि इट स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है 29 मैटर्स के, कि जो 29 मैटर्स हैं वो पंचायत के पास कौन कौन से 29 मैटर्स आते हैं, और ये ऐड किया गया था 73 अमेंडमेंट एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन, ये ईयर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने, बट तुम ये याद कर लो कि कौन सा अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 12th, जो ये डील करता है, प्रोविजन से डील करता है, जो पावर्स जो स्पेसिफाई करते हैं, पावर्स किसकी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, ये हमारे पास जो करता है ये म्यूनसिपैलिटीज की करता है, जबकि ऊपर जो 11th वाला था वो हमारी पंचायत की करता है, ये किसकी करता है, म्यूनसिपैलिटीज की। इसमें हमारे पास है 29 मैटर्स और यहाँ पे है हमारे पास 18 मैटर्स, और ये ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, पहले हम यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो देखो 2015 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन की जो 7th शेड्यूल है वो क्या बताता है। तो 7th शेड्यूल मैंने अभी तुम्हें बताया क्या बताता है, क्या ये प्रोविजंस रिगार्डेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, नहीं वो तो हमने किस में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। उसके बाद यूनियन लिस्ट, हाँ तो ये इसका आंसर है। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज के बारे में नहीं बताता, इसके बारे में बताते, किसके बारे में बताता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद देखते हैं कि 4th कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था। 4th कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या बताया था, क्या बताता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं इंडिया डील्स विद, मतलब सीट्स के बारे में बताता है। ये देखो मैंने यहाँ तुम्हें बताया था कि जो 4th है उसमें सीट्स के बारे में डिस्कस होता है। 4th में किसके बारे में होता है, सीट्स के बारे में। तो फिर यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइबल एरियाज के बारे में नहीं बताता, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है। ये सेकंड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो प्रोविजंस है फिर शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारे पास 5th में थे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो कौन कौन से उसमें होता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम बताया था, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला हम पढ़ेंगे अब प्रीएम्बल, उससे पहले एक सेकेंड, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंट्री से क्या लिया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूएसए। तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया था वो बता देती हूँ मैं तुम्हें। यूएसए से हमने बोरो किया था प्रीएम्बल। नेक्स्ट हमने इससे बोरो किए थे जुडिशियल रिव्यू। और हमने इससे बोरो किए थे फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स, और हमने इससे बोरो किया था इंडिपेंडेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब कि हम जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको कैसे हटाएं। उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमने यहाँ से ली थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और प्रेसिडेंट एज सुप्रीम। और हमने इससे क्या लिया था कि जो हमारा कमांडर है आर्म फोर्सेस का वो कौन है, आर्म फोर्सेस का जो कमांडर है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। फिलहाल हमारी प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे कमांडर कौन हुई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कंट्री है, नेक्स्ट हमारे पास यूके। यूके से हमने क्या क्या लिया, यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली, कैबिनेट सिस्टम लिया, प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कि हम लॉ को कैसे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे वो हमने यहाँ से लिया। और हमने इसे क्या क्या बोरो किया था, बाइकैमेरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, दो हाउस। दो हाउस हमारे कौन कौन से हैं, एक है हमारी लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक सेकेंड, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ये चीजें हमने बोरो की थी यूके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो की थी कंकरेंट लिस्ट, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। और हमने इससे क्या बोरो किया, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस, जॉइंट सीटिंग। नेक्स्ट हमने इससे करा कि हम विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हमने इससे लिया, मतलब विद इन द कंट्री। जैसे ये हमारी इंडिया है, तो अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप किसी भी कोने से कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये हमने किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंट्री कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, इस वर्ड को याद रखना, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा होगी। इंडिया में क्या है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है या सेंटर के पास, ऑफ कोर्स सेंटर के पास ज़्यादा पावर। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने कनाडा से लिया, क्वासी फेडरल से। उसके बाद रेजिडुअल पावर्स ली हमने इससे। उसके बाद हमने एडवाइजरी जुरिडिक्शन यहाँ से लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था, DPSP लिए थे, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को कैसे किया वो यहाँ से लिया। और हमने जो इलेक्शन का मेथड है प्रेसिडेंट का, दोबारा सुनने में क्या कह रही हूँ, जो इलेक्शन मेथड है किसका, प्रेसिडेंट का, वो हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया कि अमेंडमेंट कैसे लेके आए। अमेंडमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में आगे सब क्या लिखूंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट, हर जगह CAA वर्ड यूज होने वाला है। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करें वो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जर्मनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक सेकेंड, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, इमरजेंसी पावर्स ली जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और हमने क्या किया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कब, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमने कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या बोरो किया। अब ये तो थे सिर्फ दो या फिर तीन फीचर्स, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, तो इसके जो मेनली फीचर्स हैं वो कहाँ से आए, वो आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था हमारे लिए। जब भी तुमने देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो हमारे जो कुछ फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं। सिमिलर क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे जो लॉज थे जो हमारे इंडिया में फॉलो करते थे, हमने उसमें कुछ चेंजेस करे, बट मोस्टली हमने कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या आता है, जैसे ऑफिसेज ऑफ गवर्नर, उसके बाद हमने यहाँ से ली जुडिशरी, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से ली, फेडरल स्कीम्स जो थी वो हमने यहाँ से ली। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस और हमने कहाँ से लिए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस थे जो एक तो हमने गवर्नमेंट से लिए और दूसरा हमने कहाँ से लिए थे, जर्मनी से। याद रखना, G फॉर जर्मनी, G फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दूसरा हमने क्या लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, भी हमने कहाँ से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जो किसने बनाए थे सारे रूल, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं कि जो सैलिएंट फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स में देखो मेन चीज क्या है कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है। अब हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल और रिजिड है कैसे, हमें क्या पता है, अब देख लेते हैं। देखो जो अमेरिका का है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिजिड है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है, तुम्हें याद रहेगा। और नेक्स्ट है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब आप उसमें फटाफट कोई भी चेंजेस कर सकते हो कभी भी, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। और जो इंडिया का है, इंडिया का कैसा है, हमारे पास मिक्स है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जो इंडिया का है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों कैसे है। पहला तो ये देखो, पहला हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि 1 पर्सन 1 वोट है। नेक्स्ट क्या है, ओवर 18 वोट कर सकते हैं। उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैं बताती हूँ तुम्हें, जो हमारा ये है ना, पहले थी वोटिंग जो राइट्स हमारा वो था 21 ईयर्स, फिर उसको हमने बाद में 18 ईयर्स किया है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये कितना था हमारे पास, 18 ईयर्स था। हमने कब करा इसको, हमने इसको करा 61st अमेंडमेंट एक्ट, कब, 1988 में, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
3 टायर गवर्नमेंट है, ये याद रखना। 3 टायर गवर्नमेंट। पहला है, एक ट्रायंगल से समझाती हूँ तुम्हें, ये देखो, सबसे ऊपर हमने बिठाया सेंटर को, फिर बिठाया स्टेट को, और फिर बिठाया हमने लोकल को। इसमें क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLC, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। उसके बाद इंडिया के पास क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। नेक्स्ट है कि मतलब जो भी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब के जो मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं हैं, दे हैव फुल राइट टू टेक डिसीजंस। तो ये अभी तक हमने पढ़े कि क्या क्या फीचर्स थे, हमने इसकी हिस्ट्री वगैरह जान ली। अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल है क्या, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल क्या है, यह एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इसे हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल हमने कहाँ से लिया, मैंने तुम्हें बताया था, हमने इसको अमेरिका से लिया था। उसके बाद जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, और ये एक मॉडर्न फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म किसकी है, क्वेश्चन आया हुआ, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम बस मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। अब हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री में। जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी वो कहती कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत थी, क्या था, तो अब हम उसी को ही एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले स्वराज की बात की थी, स्वराज की जो सबसे पहले बात की थी वो किसने की थी, वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने क्या कहा था कि स्वराज्य है, जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल है वो 1895 में बिल देते हैं, स्वराज बिल, जिसमें क्या क्या मांगा था हमने, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद सबसे पहले 1895 में, यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ। सबसे पहले आई क्रोनोलॉजी हमारे पास 1895 बाल गंगाधर तिलक जी ने मांगी थी। नेक्स्ट जो आई हमारे पास वो आई 1928 में, मतलब देख लो कितना टाइम का आ गया गैप। 1928 में किसने मांगी, मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मतलब उनके फादर थे। उसके बाद इन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट में क्या दिया था, नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला था कि हमें स्वराज चाहिए, वी वांट फ्रीडम। मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं की, जस्ट इन्होंने फ्रीडम के बारे में बात की थी। उसके बाद क्या हुआ,
1934 में, आफ्टर दैट 1934 में पहली बार, मतलब अभी तक जो बातें चल रही थी ना वो स्वराज के बारे में चल रही थी कि हमें स्वराज चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। बट जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने बात की थी, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी मनबंद्रनाथ रॉय। इनका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कीजिए कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की थी कि अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। और ये सारी बातें कब हो रही हैं, 1934 में। नेक्स्ट है जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसका नाम भी क्या था, स्वराज पार्टी, जिसमें कौन थे दोस्त, लिख देते मैं यहाँ पे, स्वराज पार्टी जिसमें जो बनी थी हमारी 1930, ये सारा काम 1934 में ही हो रहा है। 1934 में इन्होंने सबसे पहले बात की थी। और इनके दो कौन हेड थे, एक थे मोतीलाल नेहरू जी और दूसरे थे हमारे पास चित्तरंजन दास। ये नाम याद रखना। जो ये ये थी जो स्वराज पार्टी थी, ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बात की थी किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। उसके बाद ऑफिशियली किसने डिमांड की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये हुआ कि एम.एन. रॉय जी बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जी ने उनकी रिपोर्ट दी है, फिर उसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, तो फिर जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में फर्स्ट टाइम एक ऑफिशियल डिमांड रखी। क्या रखी, ऑफिशियल डिमांड रखी, किस चीज की, कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी होगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जो मैंने लाइन बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में इन्होंने क्या बोला कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक फ्री इंडिया के लिए, मतलब कोई भी पावर नहीं है, हम खुद ही अपने रूल रेगुलेशंस बनाएंगे, हम खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। बट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो गया कि हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मतलब हम नहीं चाहते कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी टांग अड़ाएं, हम नहीं चाहते कि वो इंटरप्ट करें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में तो बता चुकी हूँ। उसके बाद ये सब हुआ कैसे, अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर के बारे में तुमने पहले सुना होगा, अगर तुमने पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे। उसके बाद उससे पहले क्या देखते हैं, वर्ल्ड वॉर हुई, कब हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से लेके 1945 तक। उसके बाद ये डिमांड हुई। उसके बाद अब तुम्हें क्या लगता है, जो ये लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स की भी थे, इसमें तो ब्रिटिशर्स तुम्हें लगता है वो खुद लड़ने जाएंगे, उन्हें क्या हुआ, उन्हें वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस उनके बिहाफ पे लड़ाई करें। अब इंडियंस के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम इस लड़ाई में नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, हमने बोला कि अगर तुम हमें फुल फ्रीडम देते हो कि हाँ ठीक है तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हम चले जाएंगे, तो हम इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। पर अगर तुम हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते हो तो फिर हम वॉर में शामिल नहीं होंगे। तो अगस्त ऑफर में हमने क्या बोला था कि हमें फुल डिमांड चाहिए, पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें करा दे ऑफर्ड देयर अ डोमिनियन स्टेटस, कि वो हमें आज़ाद तो कर देंगे पर हम जो भी काम करेंगे ना उनसे पूछ के करेंगे। मतलब वो यहाँ से चले जाएंगे बट वो मतलब यूके में बैठे बैठे, जो ब्रिटिश था उनका, यूके में बैठे बैठे वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। बट हमें ये बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जो हमारे आईएनसी के मेंबर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कहाँ पे, ये वर्ड याद रखना, एट वार्धा उन्होंने
एट वार्धा दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो जापान था, जापान 1942 में वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है और जापान मोस्टली सभी एरियाज को, जो हमारे जैसी अर्थ है यहाँ पे जापान है, तो जो मोस्टली यहाँ के एरियाज थे रशिया का और इधर ये जो कंट्रीज थी, गल्फ कंट्रीज थी, नॉट गल्फ कंट्रीज, जो इधर की कंट्रीज थी, जो हमारी ईस्ट कंट्रीज थी, इनको उसने मतलब मोस्टली ले लिया था। अब एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर तुम्हें ये याद मिलता है ईस्ट वेस्ट कौन सी है, ई ऐसे लिखते हैं तो ये ईस्ट होगी, वेस्ट ऐसे होगी, ये नॉर्थ का ऊपर जा रहा है तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट की कंट्रीज थी, जापान उनको ऑक्यूपाई कर रहा था, जिसको ब्रिटिशर्स ने डरा दिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब हमें इनको जो है ग्रांट करनी ही पड़ेगी, जो इनको फुल जो वो है, अब हमें इन्हें पूरी आज़ादी देनी पड़ेगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्रिप्स मिशन बनाया। उन्होंने क्या बनाया? क्रिप्स मिशन। कब बनाया? 1942 में। इन्होंने क्या बोला कि ठीक है चलो हम जा तो रहे हैं अब, बट तुम क्या करना है, तुम्हारा जो डिफेंस सेक्टर होगा, वो हमारे अंडर वर्क करेगा, और जो तुम्हारी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी ना, वो भी हमारे अंडर काम करेगी। ये सब कुछ, इसको क्रिप्स मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये था स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पे, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? क्रिप्स मिशन। लाइक हमने नहीं बोला, बट पहले से इन्होंने नाम रख दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि इंडियंस को एक्सेप्टेबल होगा कि अच्छा तुम जा रहे हो, तुम्हारा हमारा जो डिफेंस है वो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तुम वहाँ बैठे बैठे कंट्रोल करो, हमें ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो गांधी जी थे उन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट दी कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। अब पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब हुआ कि तुमने हमें चेक तो दे दिया पर इसकी तो डेट है ही नहीं, मतलब ये काम ही नहीं करेगा। तो INC एंड मुस्लिम लीग दोनों ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 1946 में। इसमें 3 मेंबर थे, एक तो वही हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स जी, दूसरे थे हमारे पास पैट्रिक लॉरेंस एंड थर्ड थे हमारे AV अलेक्जेंडर। तुम्हें इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे इंडिया में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की हेल्प करी। इन्होंने देखा जो हमारी कंट्री है उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीट कहाँ देनी चाहिए, वो इन लोगों ने डिसाइड करा और हेल्प करी। उसके बाद इन्होंने निकाली टोटल 389 सीट्स। कितनी? 389, जिसमें से 296 तो थी स्टेट्स वगैरह के लिए, और जो 93 सीट्स थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अब 296 में क्या हुआ? इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जो 296 में से हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी चली गई? 208 सीट। मुस्लिम लीग के पास कितनी गई? 73। इंडिपेंडेंट कितनी हुई? 15, ये 1 है, 15। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और जो मुस्लिम लीग थी उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आज यहीं पे हमारी क्लास को एंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, लिखते हैं थैंक यू। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए मुझे बता देना। तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा? 50 लाइक।
एंड 50 सब्सक्राइबर्स। तो मैं खुद आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी पूरी पॉलिटी की, या जिस भी सब्जेक्ट के आप मेरे से नोट्स मांगोगे मैं आपको उसी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, हैंड रिटन कम्प्लीटली। एंड मेन बात क्या है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और वो हैंड रिटन भी ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी वगैरह से बनवा लिए, मैंने खुद वो नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट वीडियो से हम मीटिंग्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इसका, थर्ड मीटिंग, सेकंड मीटिंग कहाँ हुई, कौन क्या क्या कमेटी बनी, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रीएम्बल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।